तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए, एक बड़ी न्यूज़ के बारे में, एक बड़ा इवेंट, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करेंटली हमको ग्लोबल मैप पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। एज यू ऑलरेडी नो, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ईरान और इज़राइल वॉर की। जी हाँ, तो ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं, और क्या इट कुड लीड टू बिगर टेंशन, बिगर एस्केलेशन, वो भी हम समझने वाले हैं। और क्या इसका असर होने वाला है मार्केट पे, फाइनेंशियल मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में। वॉलेटिलिटी क्या यहाँ से बढ़ती हुई नज़र आएगी या नहीं, वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पास्ट रेफरेंस को भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर हो सकता है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स भी आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे इंडियन मार्केट में क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पोर्टफोलियो लेवल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पे हमको फोकस करना चाहिए, और क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। और भी काफ़ी सारी इंसाइट्स जो आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। मार्केट को लेकर, इस वॉर लाइक सिचुएशन को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हम बात करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बात करते हैं ईरान और इजराइल वॉर की, तो ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ईरान ने ऑलरेडी यहाँ पर हमला कर दिया है, मिसाइल्स और ड्रोन अटैक यहाँ पर किया जा चुका है इसराइल पे। ऑल्दो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, ये हमको ऑलरेडी पता है। तो दे हैव ऑलरेडी इंटरसेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, तो ये एक चीज़ यहाँ पर है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर इज़राइल की तरफ से रिटेलिएशन होता है तो चीज़ यहाँ पर और एस्केलेट हो सकती है। और ईरान ने ऑलरेडी वार्निंग दे दी है कि अगर इज़राइल यहाँ पर रिटेलिएट करता है तो यहाँ पर जो हमला होगा वो और ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। और अगर इंटेंसिटी बढ़ी तो कहीं न कहीं देखिए, यहाँ पर जो दूसरे देश हैं वो भी यहाँ पर इंटरवेन करते हुए नज़र आएँगे। इंटरवीन अगर होगा तो जो नाटो कंट्रीज़ हैं, यूएसए तो ऑलरेडी आपको पता ही है इज़राइल को सपोर्ट करता ही है, तो नाटो कंट्रीज़ यहाँ पर सपोर्ट में आएगी। तो एक साइड यहाँ पर नाटो कंट्रीज़ की होगी, और दूसरी साइड यहाँ पर जो दूसरी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ईरान, ठीक है, यमन वगैरह, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया वगैरह, एक साइड यहाँ पर हो जाएँगे। तो वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई नज़र आ सकती है। हालाँकि ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली। अ, तो इसलिए यहाँ पर अ, अगर देखिए, अगर चीज़ें एस्केलेट होती है तो होने को कुछ भी हो सकता है। हालाँकि पिछले साल हमने देखा था कि रशिया यूक्रेन के जब अटैक हुआ था तो रशिया ने भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की थी। कुछ यहाँ पर कम जो कंट्रीज़ थी, जर्मनी वगैरह, उनकी सप्लाईज़ यहाँ पर बंद कर दी थी, एनर्जी और कमोडिटीज़ की सप्लाई यहाँ पर कुछ बंद कर दी थी। तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन हुआ था। हालाँकि चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं हुई, तो वी आर प्रिज्यूमिंग ऑन दी डेटा फैक्ट्स फ्रॉम द पास्ट डेटा फैक्ट्स, तो यहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा एस्केलेट नहीं होंगी। तो टू बी ऑन दी ऑप्टिमिस्टिक साइड, यहाँ पर मेरे को लगता है कि चीज़ें फर्दर एस्केलेट नहीं होंगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो सकती है वो भी बात करना ज़रूरी है। ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है, ये यहाँ पर कितनी दिन तक चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो हमको आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन डेफिनेटली अगर मैं ईरान की बात करूँ तो ईरान एक बड़ा यहाँ पर एनर्जी प्लेयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर है ऑयल का, ठीक है। अगर मैं ओपेक कंट्रीज़ की बात करूँ तो टॉप प्रोड्यूसर है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आई थिंक टॉप 3 में ईरान आता है इन मेजर प्रोड्यूसिंग ऑयल कंट्रीज़। तो इसीलिए यहाँ पर अगर सप्लाई साइड इश्यूज़ होते हैं ऑयल को लेकर, तो देखिए यहाँ पर चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आएगी इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल है, अगर वो $100 पर बैरल के ऊपर जाता है तो यहाँ पर अगेन इंडिया के लिए चीज़ें ख़राब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन इश्यूज़ होंगे और इंडिया 80% अपना जो है इम्पोर्ट कर ही रहा है, ठीक है, दूसरे देशों से। तो अगेन हायर ऑयल प्राइसेस नेगेटिव होता है इंडिया के लिए, ठीक है, एज ए बीइंग अ बिग इम्पोर्टर ऑफ क्रूड। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से कंटिन्यू होता है एंड ऑयल सप्लाईज फ्रॉम मिडल ईस्ट आर अफेक्टेड, इट विल लीड टू दी हायर ऑयल प्राइसेस, इट विल लीड टू दी हायर इन्फ्लेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पर $90 तक जब तक है चीज़ें सही हैं। यहाँ पर अगर चीज़ें एस्केलेट हुई, ईरान की तरफ से सप्लाई यहाँ पर बंद हुई, तो फिर जैसे ही ये अप्रोच करेगा $100 पर बैरल की तरफ, तो फिर यहाँ पर हमारे मार्केट में उसका नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने 2023 में भी देखा था, रशिया यूक्रेन में जब वॉर हुई थी तो काफ़ी कमोडिटी सप्लाई का इश्यूज़ हुआ था। क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिले थे। हालाँकि इंडिया ने काफ़ी अच्छी तरह से सिचुएशन को वहाँ पर सँभाला था।
वी होप कि अब की बार भी ये सिचुएशन यहाँ पर सही रहे। इंडिया यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अभी अब्ज़ॉर्ब कर सकता है, तो वो चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। क्योंकि हम जो हैं अभी काफ़ी आप कह सकते हैं कि स्टेबल कंट्री हैं, ठीक है? अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में देखेंगे तो यूएसए में इन्फ्लेशन की समस्या है, ठीक है? काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं, ईरान, इराक, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही है। तो इंडिया यहाँ पर एक ऐसी ओनली कंट्री अभी नज़र आता है, ठीक है? अमंग फ्यू, जहाँ पर सारी चीज़ें स्टेबल हैं, लेकिन अगर ग्लोबल साइड पे चीज़ें हिलती हैं, तो भैया थोड़ा बहुत असर तो हमको इंडियन मार्केट में भी आता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम सारी तरह से डीकपल्ड हैं, क्योंकि अभी भी इम्पोर्ट जो है हम काफ़ी करते हैं। तो इसीलिए क्रूड ऑयल पे हमको नज़र रखनी है, और क्रूड ऑयल यहाँ पर अगर स्टेबल रहता है तो मेरे ख्याल से मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। वॉर अगर यहाँ पर एस्केलेट होती है, तो फिर यहाँ पर चीज़ें खराब होगी क्रूड साइड से। अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं यहाँ पर कुछ ज़्यादा इश्यूज़ होने चाहिए। तो इसलिए क्रूड एक मेजर फैक्टर है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में, हमारे स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी हमको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर देखिए और भी सारी सारी चीज़ें चल रही हैं। पैनिक सेलिंग यहाँ पर क्यों हो सकती है? उसके पीछे रीज़न है कि ऑलमोस्ट पोटेंशियल डीले हमको फेड रेट कट्स में देखने को मिल ही चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर साला ये ईरान इज़राइल का नाटक वापस शुरू हो चुका है। एफआईज़ ऑलरेडी कंटिन्यू सेल कर ही रहे हैं, और यहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हो सकता है वो थोड़ा अपनी सेलिंग की इंटेंसिटी और बढ़ा दें, क्योंकि यहाँ पर अगेन थोड़ा-सा रुपया अगेन हमको डेप्रिशिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लेशन एंड बिकॉज़ ऑफ ऑयल इश्यूज़। तो वो सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेगी। काफ़ी सारे मैट्रिक्स होते हैं, काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो देखने पड़ेंगे। ये देखिए मैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं मान के चलिए अगर यहाँ से पैनिक सेलिंग आती है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है कि उनको मौका यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको गिना रहा हूँ, जहाँ पर जनरल इलेक्शंस भी शामिल है, जहाँ पर Q4 रिजल्ट्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं वो भी शामिल हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म यहाँ पर पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, उनके लिए तो भैया मान के चलिए आपके जो स्टॉप लॉसेस है उनको भगवान मान के चलिए। अगर वहाँ पर स्टॉप लॉस आप मिस करेंगे, नहीं लगाएँगे, तो फिर काफ़ी बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो मेरे ख्याल से एक बढ़िया मौका आने वाला है। अगर मार्केट गिरता है, तो यहाँ पर हमको बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई बात मार्केट की। लेकिन मार्केट क्यों नहीं गिरेगा, उसके पीछे एक रीज़न यहाँ पर अगर हम थोड़ा-सा रेफ़रेंस लेने की कोशिश करें, तो ये तेल अवीव का इंडेक्स है, जो इज़राइल की कैपिटल है, ठीक है? तो ये इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट पॉज़िटिव में है। तो भैया जहाँ पर वॉर हो रही है, जहाँ पर मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक हो रहे हैं, तो आप देखिए वहाँ पर ही पॉजिटिव में क्लोज़ हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। तेल अवीव का जो इंडेक्स है, वो हमको पॉजिटिव में क्लोज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ ये हम सोच सकते हैं। तो भैया जब जहाँ पर मिसाइल गिर रहे हैं वही अगर पॉजिटिव में है, तो इंडियन मार्केट क्यों भला नेगेटिव में यहाँ पर ओपन होना चाहिए? अगर मान भी लीजिए नेगेटिव में ओपन हो गया, तो मेरे ख्याल से डे एंड पे पॉजिटिव में ही क्लोज़ हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से एज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं अपनी बात करूँगा सिर्फ़ यहाँ पर, मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा गिरना चाहिए ताकि थोड़ा पैसा डिप्लॉय किया जा सके, जो हमने कैश बचाए रखा है। जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए हम कैश यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे थे, अगर मार्केट नहीं गिरता है तो फिर क्या फ़ायदा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा? जब मार्केट गिरेगा तभी तो पैसा लगाएँगे। तो इसलिए थोड़ा मार्केट गिरना भी चाहिए भैया, थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए ताकि अच्छा अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को बाय किया जा सके। तो वो ज़रूर हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। बाकी निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। यहाँ से गिरता है तो मेरे को लगता नहीं है बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरेगा। बाकी लेट्स सी, जितना गिरता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, जो शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है। जहाँ भी पोजीशन आपकी बनी हुई है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाइए। जब मार्केट एक बार फिर से स्टेबल होगा, फिर से पोजीशन बना लीजिएगा, क्योंकि लॉस को यहाँ पर रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। लॉस को आप लेके बैठे रहेंगे तो भैया पैसा नहीं बनेगा। लॉस कम कीजिए और प्रॉफिट ज़्यादा कीजिए, तभी पैसा बनेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहने चाहिए। तो देखिए ये सारी चीज़, सबसे पहले बात करता हूँ ईरान और इसराइल वॉर की। इसकी वजह से कौन से स्टॉक्स हैं जो हिट हो सकते हैं, मतलब जिन पे नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले ओएमसी स्टॉक्स, यानी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, और कौन सी है, बीपीसीएल हो गई, एचपीसीएल हो गई, आईओसीएल हो गई। इन पे नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि देखिए अगर क्रूड प्राइस बढ़ेंगे तो इट विल पुट प्रेशर ऑन देयर मार्जिन्स, इट विल
लीड टू राइज इन देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इनकी बढ़ती हुई नजर आएगी, तो अगेन यहाँ पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से थोड़ा भी दूर रहना चाहिए। दूसरा यहाँ पर मैं बात करूंगा तो पेंट स्टॉक्स। जी हाँ, तो पेंट स्टॉक्स, अगर देखिए क्रूड के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते हैं तो हम सभी को पता है कि पेंट में जो मेजर इनपुट है वो क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स हैं। तो यहाँ पर पेंट स्टॉक्स पिटते हुए नज़र आ सकते हैं। एशियन पेंट्स, एक्जो नोबल, बर्जर, सब पिटते हुए नज़र आ सकते हैं अगर क्रूड यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया। और तीसरा यहाँ पर टायर स्टॉक्स, और टायर स्टॉक से भी मुझे लगता है आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि मेजर इनपुट यहाँ पर ये भी क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं, तो इनके मार्जिन यहाँ पर हिट होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो टायर स्टॉक से भी दूर रहना। तो ये नेगेटिव साइड पे ये स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव साइड पे इम्पैक्ट हो सकते हैं। बाकी पॉजिटिव साइड पे बात करते हैं तो मेरे ख्याल से डिफेंस स्टॉक्स, यहाँ तो डिफेंस स्टॉक्स पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा, क्योंकि डिफेंस बजट यहाँ पर बढ़ते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं। हमारे बजट में जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जब एक फुल बजट आएगा तो उसमें डिफेंस बजट हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी है, इंडिया की बात मैं यहाँ पर करूँगा तो वो सिक्योरिटी को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है। तो डिफेंस बजट, डिफेंस एलोकेशन यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, और डिफेंस स्टॉक को पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो डिफेंस स्टॉक में अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आपके पास हैं तो वहाँ पर बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी थीम डिफेंस स्टॉक के थ्रू यहाँ पर प्ले की जा सकती है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आपको फोकस यहाँ पर रखना चाहिए। लेकिन वॉलेटिलिटी यहाँ पर मार्केट में रहेगी, आप मान के चलिए, क्योंकि अभी इलेक्शंस ऑलमोस्ट सर पे हैं। रिजल्ट आएगा जून तक, और जून से पहले यहाँ पर इन्फ्लेशन की समस्या ऑलरेडी है। अभी हाल ही में देखिए यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया जो कि मोर देन एक्सपेक्टेड था। तो इसलिए अब जो फेड जो रेट कट करने वाला था, जो 3 होने वाली थी 2024 में, वो अब यहाँ पर मुश्किल है कि 3 हो पाएंगी। तो वो एक डिले है डेफिनेटली। दूसरा अगर बात करें तो एफआईएस की कंटिन्यू सेलिंग चली रही है। तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर और इंटेंसिटी बढ़ सकती है एफआईएस सेलिंग की, बिकॉज ऑफ दिस ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है तो यहाँ पर चीज़ें और एस्केलेट होती हुई देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर क्रूड ऑयल हमको और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसका असर हमको फिर से देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी Q4 के रिजल्ट्स एक पांचवा फैक्टर है। अगर रिजल्ट यहाँ पर मार्केट जो एस्टिमेट्स है उससे कम आया तो भैया फिर से एक बार हमको अच्छी खासी स्टीप करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ये 5 रीज़न है जिसकी वजह से बड़ी वॉलेटिलिटी, और एक जनरल इलेक्शन का तो है ही। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमको वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। पोर्टफोलियो लेवल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो जैसे मैंने कहा, लगातार कह ही रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने काफ़ी प्रॉफिट बनाया है पिछले 1 डेढ़ साल में, काफ़ी प्रॉफिट बना है, तो उसको थोड़ा-सा सेव करना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब स्मॉल कैप, मिड कैप गिरते हैं तो 40-40% तक, 50-50% तक इंडेक्स गिर जाते हैं। ये हमने पहले काफ़ी बार देखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2018-19 में ही देखा है, उससे पहले भी कई बार 50 से 60% इंडेक्स गिरते हैं। और जब 50-60% इंडेक्स गिरते हैं तो भैया जो 2-3 साल का प्रॉफिट बनाया हुआ होता है ना, तो वो पूरा का पूरा निकल जाता है। तो इसलिए प्रॉफिट बुक करना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट इक्विटी की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड में तो आप हमेशा अपनी एसआईपी ऑन रखिए। दूसरा यहाँ पर एसेट एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एसेट एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि इक्विटी में अगर करेक्शन होगी तो जो सेफ हेवन है वो है दोस्तों गोल्ड। तो गोल्ड में भी थोड़ा बहुत एसेट एलोकेशन आप कर सकते हैं, और थोड़ा आप डेट साइड पे भी जा सकते हैं। ठीक है, जो डेट फंड्स हैं, जो फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं, उनमें आप ज़रूर थोड़ा बहुत एलोकेशन रख सकते हैं। और जब मार्केट गिरेगा अच्छा खासा हमको एक वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा, थोड़ा डिस्काउंट पे मिलेगा मार्केट, तो यहाँ से पैसा वापस निकाल के इक्विटी में लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा एसेट एलोकेशन है, इसका ध्यान हमेशा रखिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हमेशा एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना चाहिए। बाकी जिसकी रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, रिस्क एपेटाइट मतलब आसमान के ऊपर है भैया, वो तो क्या कीजिए, 100% इक्विटी में रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिसकी रिस्क एपेटाइट जैसी है, वो अपना एसेट एलोकेशन, अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन, अपनी कैटेगरी एलोकेशन उस हिसाब से रखिए। चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप में हो, आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही एलोकेशन रखना है। जैसे कि मैं हर बार कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको वैसा फॉलो भी करना है। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपको जैसा करना है वैसा आप कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इन्वेस्टेड रहिए, पूरा पोर्टफोलियो बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म
इक्विटी मार्केट्स हमको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेंगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंडियन मार्केट। इंडिया की ग्रोथ पे ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तभी वेल्थ बनेगी, और वेल्थ बनाने के लिए लंबा टिकना पड़ेगा, और लंबा टिकने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।